हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पिछले टॉपिक पे पढ़ रहे थे हिस्टोलॉजी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स और हमने ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम को देखा था और लास्ट लेक्चर जो है वो हम इलियम पे रुके हुए थे और उसी लेक्चर को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे। और मैंने लास्ट टाइम बोला था कि इलियम जो होता है ये एक ऐसा हिस्सा होता है जिसके बीच और जेजुनम के बीच कोई डिमार्केशन नहीं होती है, कोई बाउंड्री नहीं होती है। बस इलियम जो होता है ये इसमें लिम्फॉइड टिश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, विलाई बहुत ज्यादा होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं और इसकी लेंथ जो होती है 3 मीटर या 3.5 मीटर्स होती है। और वो हमने देखा है कि जो विलाई होते हैं इसमें, सपोज दिस इज विलाई, ये हमने पढ़ा है कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पिछले लेक्चर्स में कहां होते हैं और इनके दरमियान होते हैं पेयर्स पैचेस। ये मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था, पेयर्स पैचेस। तो ये आज हम पढ़ रहे हैं कि ये इनकी हिस्टोलॉजी क्या होती है और पेयर्स पैचेस क्या होते हैं, ये आप थोड़ा सा जान दीजिएगा। जो पेयर्स पैचेस होते हैं ये सबसे पहले दे आर एक्चुअली जो लास्ट में होता है गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज। और इनको डिस्कवर किया था एक स्विस एनाटोमिस्ट ने जिनका नाम था हैंस कोनार्ड पेयर। और ये कहां होते हैं? ये होते हैं इंटेस्टाइन्स के बीच में, विलाई के बीच में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में होते हैं। और एक ह्यूमन बीइंग में ऑलमोस्ट 100 पेयर्स पैच पाए जाते हैं, 100 पैच। नंबर 1। एक और चीज इसमें से आप याद रखोगे कि जो पेयर्स पैचेस होते हैं ये पेयर्स पैचेस बिटवीन द एज ऑफ 15 to 25 ईयर्स पीक हो जाते हैं, इनका नंबर पीक होता है। और इसके बाद ये एडल्टहुड के बाद 25 से आगे, 25 ऑनवर्ड्स, ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं। और इनका एवरेज रहता है ह्यूमंस में 40 to 60 पैचेस। अब ये और जो ये पेयर्स पैचेस होते हैं ये जब डिक्लाइन हो जाते हैं, मैंने आपको बोला कि ये डिक्लाइन होने के बाद कब स्टार्ट होते हैं? 25 से ऑनवर्ड्स की एज में ये डिक्लाइन होना स्टार्ट होते हैं और ये एवरेज रहते हैं 40 to 60 इन अ ह्यूमन बीइंग। एक और बात इसमें मैं आपको पेयर्स पैचेस पढ़ा रहा हूं अभी, हिस्टोलॉजी इनकी। मैं ये बोल रहा हूं कि ये विलाई के दरमियान होते हैं। विलाई के दरमियान कितने पाए जाते हैं? 100 होते हैं ऑलमोस्ट। और इनका नंबर पीक हो जाता है 15 to 25 की एज में, उसके बाद डिक्लाइन होते हैं और नॉर्मली ये एवरेज रहते हैं 40 to 60 इन द ह्यूमन बीइंग। और ये होते क्या हैं? दे आर एक्चुअली गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज। दे आर गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज। अगर हम एक पेयर्स पैच जो है एक को बाहर निकाल के पढ़ेंगे, एक पेयर्स पैच जो होता है ये 2 to 5 सेंटीमीटर होता है लेंथ में 2 to 5 सेंटीमीटर्स। ओके। और 2 to 5 सेंटीमीटर लेंथ में इसके अंदर, सपोज दिस इज अ पेयर्स पैच, मैंने यहां पे बनाया है ये पेयर्स पैच, मानो आप, दिस इज पेयर्स पैच। इस पेयर्स पैच के अंदर ऑलमोस्ट पाए जाते हैं 3000 फॉलिकल्स, 300 लिम्फॉइड फॉलिकल्स। ये आप देख सकते हो अंदर इसके लिम्फॉइड फॉलिकल्स हैं, लिम्फॉइड फॉलिकल्स। और ये होते हैं ऑलमोस्ट 300 पेयर्स पैच के अंदर। पेयर्स पैच की हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं और मैं ये बोल रहा हूं ये स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई वाले पार्ट में, विलाई के दरमियान होते हैं गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज। और इन लिम्फॉइड टिश्यूज को
जब पढ़ते हैं हम ये देखते हैं कि ये 15 से 25 की एज तक पीक हो जाते हैं, उसके बाद डिक्लाइन हो जाते हैं। नॉर्मली एवरेज में 40 to 60 रहते हैं, लेकिन पहले ये 100 पैचेस होते हैं ह्यूमन बींग्स में। और जब हमने एक पेयर्स पैच को बाहर निकाला, ये आप देख सकते हैं, दिस इज अ पेयर्स पैच हियर, हमने देखा इसके अंदर कुछ लिम्फॉइड फॉलिकल्स होते हैं जो ऑलमोस्ट होते हैं 300। व्हाट आर लिम्फॉइड फॉलिकल्स? एक लिम्फॉइड फॉलिकल को पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा इसको बाहर निकालते हैं। दिस फॉलिकल इज एक्चुअली आउटसाइड दिस, ये आप देख सकते हैं लिम्फॉइड फॉलिकल। और लिम्फॉइड फॉलिकल जो होता है, इस लिम्फॉइड फॉलिकल के अंदर जो है बहुत सारी टाइप्स की सेल्स होती हैं। देयर आर मैक्रोफेज, या यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स बनती है, बी लिम्फोसाइट्स बनती हैं। इस फॉलिकल के ऊपर एक डोम शेप्ड एरिया होता है, ये आप देख सकते हैं फिगर में, जिसको हम डोम एरिया कहते हैं, डोम एरिया। ओके, मैं फिर से बोल रहा हूं कि हमने पेयर्स पैच को ओपन किया, हमने देखा इसके अंदर लिम्फॉइड फॉलिकल्स होते हैं और लिम्फॉइड फॉलिकल्स 300 होते हैं। उस एक लिम्फॉइड फॉलिकल को हमने बाहर निकाला और हमने देखा एक लिम्फॉइड फॉलिकल जो है, इसके ऊपर एक डोम शेप्ड एरिया होता है जिसे हम कहते हैं डोम एरिया। और डोम एरिया जो होता है, डोम एरिया में कुछ सेल्स होती है जिन्हें एम सेल्स कहते हैं या माइक्रोफोल्ड सेल्स ने कहते हैं। मैं यहां पर दिखाऊंगा आपको। सपोज दिस इज व्हाट वी कॉल lymphoid follicle. This is a lymphoid follicle and this is a dome area, and these are what cells? M cells or microfold cells. Microfold cells. ये माइक्रोफोल्ड सेल्स जो होती हैं, ये माइक्रोफोल्ड सेल्स, इनको माना जाता है follicle associated epithelial cells. They are considered follicle FAE, follicle associated epithelial cells. What are follicle associated epithelial cells? Follicle associated epithelial cells are those cells which carry antigens फ्रॉम इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। थोड़ा सा इसको समझाते हैं यहां पे। सपोज दिस इज इंटेस्टाइनल ल्यूमेन एंड दीज आर विलाई। ल्यूमेन मीन्स दिस इज स्पेस, यहां से भी थोड़ा सा बनाऊंगा मैं। ये इंटेस्टाइन के बीच की स्पेस है एंड दीज आर विलाई, दीज आर विलाई। और इन विलय के बीच क्या होती हैं? इन विलय के बीच होते हैं what are these? Pairs patches. They are pairs patches. और इन pairs patches में lymphoid follicles होते हैं और एक lymphoid follicle ऐसा होता है। सपोज मैं खाली यहाँ पे lymphoid follicle बनाऊंगा आपके लिए, आपको इजी हो जाएगा। सपोज दिस इज अ lymphoid follicle। मैंने पैच पूरा नहीं बनाया, खाली lymphoid follicle बनाया। एंड इस लिम्फॉइड फॉलिकल में व्हाट आर दीज आर एम सेल्स, और इनको हम FAE सेल्स भी कहते हैं, FAE सेल्स, फॉलिकल एसोसिएटेड एपिथेलियल सेल्स, फॉलिकल एसोसिएटेड एपिथेलियल सेल्स। ये सेल्स क्या करती हैं? जब भी कोई एंटीजन हमारे ल्यूमेन में, इंटेस्टाइन ल्यूमेन में आ जाता है, सपोज मैं ब्लैक से बनाऊंगा, ये सपोज दीज आर एंटीजेंस, दीज आर एंटीजेंस। एंटीजन को क्या डिफाइन करते हैं हम, कैसे डिफाइन करते हैं? एंटीजन कोई भी ऐसी चीज होती है, कोई भी ऐसा सबस्टेंस होता है, कोई ऐसा पार्टिकल या कोई ऐसा केमिकल सबस्टेंस या कुछ भी जो हमारी बॉडी में प्रोवोक करता है एंटीबॉडीज को, जो हमारी बॉडी में स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, उसे हम एंटीजन कहते हैं। हमें क्लियर? एंटीजन वो चीज होती है जो हमारी बॉडी में स्टिमुलेट करे प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, जिसको हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है, दैट्स एन एंटीजन। अब ये एंटीजन कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है, कोई पार्टिकल, सपोज पोलन्स,
कुछ और भी हैं जो कैपेबल होते हैं ताकि हमारे इम्यून सिस्टम को वो प्रोवोक कर सकते हैं। तो एक एंटीजन आया हमारे इंटेस्टाइनल ल्यूमेन में या हमारे इंटेस्टाइन्स में, दीज आर द एंटीजेंस। इन एंटीजेंस को AFAE सेल्स जो है पकड़ लेती हैं और इनको लिया जाता है, these FAE cells carry them, these antigens, to APC cells, antigen presenting cells। FAE cells क्या करती हैं? They carry these antigens, they carry antigens from where? From intestinal lumen, from intestinal lumen to antigen presenting cells। Now what are antigen presenting cells? Suppose एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है मैक्रोफेज। ये सेल्स क्या होती हैं? ये सेल्स वो सेल्स होती हैं जो एंटीजेंस को ले जाती हैं लिम्फोसाइट्स तक ताकि वो उनको रिकॉग्नाइज करें, ताकि एंटीजन रिकॉग्नाइज हो जाए। सपोज दिस इज अ लिम्फोसाइट, एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो होती है, सपोज दिस इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, दिस, ये क्या करती है? ये इन एंटीजेंस को, दे विल एक्चुअली, दीज आर द एंटीजेंस, ये एंटीजन को लाएगी कहां? लिम्फोसाइट्स तक, ताकि लिम्फोसाइट्स इन एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करें और इसी के हिसाब से एंटीबॉडीज बनाए। तो ये काम होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का, APC। लेकिन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स तक एंटीजेंस कौन लाता है? M सेल्स या FAE सेल्स। और FAE सेल्स या M सेल्स होती कहां है? ये होती है डोम एरिया में। डोम एरिया कहां होता है? डोम एरिया होता है लिम्फॉइड फॉलिकल में। लिम्फॉइड फॉलिकल कहां होता है? वो होता है पेयर्स पैच में। फिर से पेयर्स पैच में लिम्फॉइड फॉलिकल होते हैं 300। एक फॉलिकल ऐसा होता है और इस फॉलिकल का एक एरिया होता है डोम एरिया। ये डोम एरिया है, इस डोम एरिया। इस डोम एरिया में कौन सी सेल्स होती है? M सेल्स या माइक्रोफोल्ड सेल्स। एंड दीज सेल्स एक्ट एज FAE सेल्स। व्हाट आर FAE सेल्स? फॉलिकल एसोसिएटेड एपिथेलियल सेल्स। ये क्या करती हैं? ये इंटेस्टाइन ल्यूमेन से एंटीजन को ले जाती हैं। किन सेल्स में? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में वो क्या करती है? वो इन एंटीजन को ले जाएंगी लिम्फोसाइट्स तक ताकि वो एंटीजन रिकॉग्नाइज हो जाए और अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से हमारी लिम्फोसाइट क्या बनाती है? एंटीबॉडीज। इस तरह से हमारे पेयर्स पैचेस काम करते हैं और विद द एज हमारे पेयर्स पैचेस जो होते हैं ये डिक्लाइन हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और वरना इनका जो एवरेज नंबर रहता है वो 40 to 60 रहता है और पीक रहता है 15 to 25। इसके बाद ये जो हमारा इलियम पार्ट था ये जाएगा, ये हम इलियम में थे अभी तक, इलियम में देख रहे थे, और इलियम के बाद आएंगे पहला हम लार्ज इंटेस्टाइन्स पे, और लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट सीकम है। वहां पर देखेंगे कौन कौन से वैल्व्स होते हैं, कौन स्फिंक्टर बनते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और इस चीज को आप तब तक नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा। थैंक यू।